भारत को बर्बाद करने के लिए हर साल बाहर से, विदेशों से करोड़ों रुपए आ रहे हैं और उसका मूल कारण है ये 1949 में बना घटिया बैंकिंग एक्ट। ये कानून आज भी चल रहा है। इसका परिणाम ये है कि जो विदेशी बैंकें भारत में काम कर रही हैं, जिनका हेड ऑफिस विदेश में है लेकिन ब्रांच ऑफिस भारत में है, उनके जरिए विदेशों से हर साल करोड़ों रुपए की फंडिंग हो रही है। अलगाववादियों को भी फंडिंग हो रही है, माओवादियों को भी फंडिंग हो रही है, आतंकवादियों को भी फंडिंग हो रही है, जिहादियों को भी फंडिंग हो रही है, चर्चेस को भी फंडिंग हो रही है, मिशनरीज को भी फंडिंग हो रही है, नक्सलियों को भी फंडिंग हो रही है, माओवादियों को भी फंडिंग हो रही है। और इसका मेरे पास पूरा प्रमाण है। इसीलिए मैंने दिल्ली हाईकोर्ट में PIL फाइल करके मांग किया ये घटिया कानून बदला जाए। 1949 में बैंकिंग एक्ट बना था, एक नया यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड बनाया जाए। आज तक वो लागू नहीं हुआ। केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय का जवाब आया कि ये काम हमारा नहीं, RBI का देखना है। RBI का जवाब आया जी हमने तो सारी गाइडलाइन बना रखी है। अब वित्त मंत्रालय भी अपना काम कर रहा है, RBI भी अपना काम कर रहा है और फिर भी हजारों करोड़ रुपए आ रहे हैं और किसी को पकड़ में नहीं आ रहा है। ये पैसा आ कैसे रहा है इसको समझिए आप। भारत में जो बैंक काम करती है वहां 2 कोड वर्ड यूज होते हैं, एक होता है NEFT, एक होता है RTGS। NEFT और RTGS इंटरनल ट्रांजेक्शन के लिए है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए है, जो भारत के अंदर ट्रांजेक्शन होता है। RBI में कोई इंसान तो बैठा नहीं है जो सारी बैंकों को देखता रहे, वहां एक सॉफ्टवेयर है। वो सॉफ्टवेयर ये देखता है कि अगर RTGS के जरिए ट्रांजेक्शन हो रहा है इसका मतलब डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन हो रहा है, NEFT के जरिए ट्रांजेक्शन हो रहा है इसका मतलब डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन हो रहा है। जब अगर बाहर से पैसा आता है उसके लिए कोड वर्ड है IMT, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर। तो जो विदेशी बैंकें हैं जिनके ऑफिस दिल्ली में है, मुंबई में है, बेंगलोर में है, चेन्नई में है और भी बड़े बड़े शहरों में है, वो पैसा तो ऑस्ट्रेलिया से भेज रही है। वहां पैसा ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, कनाडा से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है, दुबई से आ रहा है, कुवैत से आ रहा है, बहरीन से आ रहा है। लेकिन जो कोडवर्ड यूज वो बैंकें करती हैं वो RTGS NEFT करती हैं। तो RBI का सॉफ्टवेयर तो बस ये देखता अच्छा RTGS NEFT है तो इसका मतलब ये तो डोमेस्टिक पैसा है। अब पैसा ये कैसे घूम कैसे रहा है? भारत के अंदर के जो नेता और नौकरशाह हैं जो विदेश पैसा भेजना चाहते हैं वो सारा पैसा ले जाके अपना ब्लैक मनी बोरी भर भर के जाके दे देते हैं बैंकों को। ये बैंक वाले ये पैसा वहां नहीं भेजते, उस पैसे को अपने बैंक में इकट्ठा करके ही रख लेते हैं, 20% कमीशन ले लेते हैं। यानी दिल्ली के पालिका बाजार में जाइए, जो विदेशी बैंकों के ऑफिस हैं उनको बोलिए जी हमको 1 करोड़ रुपए काला धन विदेश भेजना है, वो 20% आपसे ले लेंगे, यानी 20 लाख ले लेंगे। 80 लाख रुपए आपके ऑस्ट्रेलिया वाले अकाउंट में या कनाडा वाले अकाउंट में या आपके दुबई वाले अकाउंट में पहुंच जाएगा आराम से। और पैसा यहीं कहीं रहेगा। पैसा पहुंचेगा कैसे? जो दुबई में लोग बैठे हुए हैं जो अपने माता पिता को पैसा भेजना चाहते हैं, वो जब उस बैंक में पैसा जमा करेंगे उस पैसे को दुबई से यहां नहीं भेजा जाएगा, वो पैसा दुबई में इकट्ठा होता रहेगा। इसको आप ऐसे समझिए, दुबई में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में जो भारत के लोग रहते हैं अपने माता पिता को पैसा भेजते हैं तो वो जाते हैं उन बैंकों में पैसा जमा करते हैं जो वहाँ की बैंक है जिनके ऑफिस भारत में है। वहाँ के जो पैसा जमा करते हैं वो पैसा वहीं का वहीं इकट्ठा कर लिया जाता है, उसको यहाँ भेजा नहीं जाता। दूसरी तरफ भारत के जो नेता हैं, नौकरशाह, भ्रष्ट नेता नौकरशाह हैं जो अपना पैसा दुबई भेजना चाहते हैं, कुवैत भेजना चाहते हैं, बहरीन भेजना चाहते हैं, वो पैसा यहाँ से भेजा नहीं जाता, वो पैसा यहीं इकट्ठा कर लिया जाता है। तो यानी यहाँ का पैसा यहीं घुमा दिया जाता है। मान लीजिए किसी एक नेता ने 1 करोड़ रुपए यहाँ जमा किए, उसको वो कह रहा है हमारा पैसा हमको ऑस्ट्रेलिया पहुंचाना है, तो यहाँ जो बैंक है, जो ऑस्ट्रेलिया वाली बैंक है जिसका ऑफिस भारत में है, वो पैसा यहाँ से वहाँ भेजेगी नहीं, उस पैसे को यहीं इकट्ठा कर देगी। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में जो लोग NRI रह रहे हैं जो भारत में पैसा भेजना चाहते हैं, जब वो वहाँ जमा करेंगे उसको वहीं वहीं इकट्ठा कर देगी। तो वहाँ जो ऑस्ट्रेलिया में पैसा जमा हुआ वो नेताजी के खाते में पहुँच जाएगा और नेताजी का जो काला धन है वो बेचारे ऑस्ट्रेलिया जो अपने माता पिता को भेज रहे हैं उनके खाते में पहुँच जाएगा। कुल मिला के एक तरीके से लीगलाइज्ड हवाला चल रहा है। विदेशी बैंकें हवाला कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? क्योंकि वो RTGS भी यूज़ कर लेती हैं, NEFT भी यूज़ कर लेती हैं, RBI का सॉफ्टवेयर पकड़ नहीं पाता, वित्त मंत्रालय कुछ कर नहीं पाता, कानून हमारा 1949 वाला बैंकिंग एक्ट चल रहा है, यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड हमने लागू नहीं किया, हमने गाइडलाइन बनाया नहीं कि भैया अगर आपका विदेश से पैसा आएगा तो उसमें भेजने वाले का नाम भी होना चाहिए, भेजने वाले का पता भी होना चाहिए, भेजने वाले का मोबाइल नंबर भी होना चाहिए, और बाहर से जो भी पैसा आएगा उसके लिए सिंगल कोड होगा, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर IMT। ये हमने बनाया नहीं, तो नतीजा क्या है? जितने भी विदेशी बैंकें हैं वो अपने अपने तरीके से ये काम पूरा कर रही हैं। विदेशों से पैसा आ रहा है और ये 2 साल पहले यहाँ बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, दिल्ली को जाम कर दिया गया था, दिल्ली को चोक किया गया था। उस समय खूब पैसा आया था। उसी समय हमारे पास ऑस्ट्रेलिया से एक मिस्टर नवल किशोर सिंह है, वो पूरा प्रूफ लेके आए थे। ऑस्ट्रेलिया के नवल किशोर सिंह ने वहाँ से पैसा भेजा, भारत भेजा। सोचिए, ऑस्ट्रेलिया से भारत भेजा, एक बार भेजा, भेजते समय उन्होंने बोला भैया काम करना, इस पर NEFT लिख के होना चाहिए। भेजने वाली बैंक ऑस्ट्रेलिया में, पाने वाला अकाउंट भारत में, और उन्होंने NEFT करके भेज दिया। अगली बार उन्होंने पैसा भेजा, बोले इस पर RTGS आना चाहिए, उस पर RTGS लिखा हुआ था। अगली बार उन्होंने पैसा भेजा, बोले नहीं इस पर अब IMT आना चाहिए, मेरा नाम आना चाहिए, मेरा पता आना चाहिए, मेरा सब कुछ डिटेल आना चाहिए। फिर आ गया। सोचिए, भेजने वाला एक व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया में, पाने वाला एक व्यक्ति भारत में, भेजने वाली एक बैंक ऑस्ट्रेलिया में, पाने वाला एक अकाउंट भारत में। ऑस्ट्रेलिया से पैसा 3 बार में 3 तरीके से आया। एक बार NEFT आया, एक बार RTGS आया और एक बार IMT आया। हमारा RBI का सॉफ्टवेयर केवल ये देखता रहता है कि किस बैंक में किस कोड के जरिए पैसा आ रहा है।
तीनों बार पैसा ऑस्ट्रेलिया से आया, लेकिन आरबीआई के सॉफ्टवेयर ने उसको एक ही बार माना। क्यों? क्योंकि एक ही बार आईएमटी लिखा हुआ था, बाकी 2 बार क्या लिखा था? आरटीजीएस, एनईएफटी। तो नतीजा क्या हुआ? आरबीआई मान के बैठा हुआ कि ये पैसा तो भारत में ट्रांजेक्शन हो रहा है, वित्त मंत्रालय सोच रहा है ये पैसा तो भारत के अंदर घूम रहा है, और पैसा कहां से आया? ऑस्ट्रेलिया से। ऐसे ही पैसा आ रहा है विदेशों से, जो लफ्ज़-ए-जिहाद के लिए उसकी फंडिंग हो रही है। इसी तरीके से विदेशों से पैसा आ रहा है, उसमें कन्वर्जन की फंडिंग हो रही है। ऐसे ही विदेशों से पैसा आ रहा है, घुसपैठियों के लिए मदद करने की फंडिंग हो रही है। ऐसे ही विदेशों से पैसा आ रहा है बैंकों के माध्यम से, जो यहाँ देश विरोधी एनजीओज को उसकी फंडिंग हो रही है, देश विरोधी नेताओं को फंडिंग हो रही है, उनके रिश्तेदारों नातेदारों के जो एनजीओ उनको फंडिंग हो रही है। बहुत सारे नौकरशाह हैं, उनकी बीवी उनके माँ बाप के एनजीओ हैं, उनको इसकी फंडिंग हो रही है। बहुत सारे यहाँ पे लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार हैं जो आर्टिकल लिखते हैं या देश विरोधी वीडियो बनाते रहते हैं, उनको भी उससे फंडिंग हो रही है। तो यहाँ पे नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार, सब कुछ भारत विरोधी काम करके यहाँ मालामाल हो रहे हैं, और जो भारत के लिए काम करने वाले हैं वो बेचारे परेशान हैं। वो मतलब कुल मिला के अपने जेब से पैसा खर्च कर करके देश के लिए लगा रहे हैं, और देश से गद्दारी करने वाले, देश से मक्कारी करने वाले, हरामखोरी करने वाले विदेशों से पैसा लेके बढ़िया जिंदगी जी रहे हैं, लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, अपना मकान बना रहे हैं, अपना दुकान बना रहे हैं, खेत खलिहान खरीद रहे हैं, फार्म हाउस खरीद रहे हैं, बड़े बड़े मुंबई में, जुहू में लोग मकान खरीद ले रहे हैं, ऐसे दिल्ली के कनाट प्लेस में मकान खरीद ले रहे हैं। सब कुछ चल रहा है। क्यों? क्योंकि आज तक हमने न करप्शन को, भ्रष्टाचार को जघन्य अपराध घोषित किया, न हमने यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू किया, न हमने यूनिफॉर्म टैक्स कोड लागू किया, न हमने वन नेशन वन पिनल कोड लागू किया, न हमने विदेशी फंडिंग को रोकने के लिए एफसीआरए को खत्म किया, न तो विदेशी फंडिंग रोकने के लिए हमने यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड बनाया। तो हो क्या रहा है? पैसा आ रहा है। और एक बात याद समझिए, जिस व्यक्ति को पैसा जिस काम के लिए मिलता है वो काम करेगा ही करेगा। जिसको गद्दारी करने के लिए पैसा मिल रहा है वो गद्दारी करेगा, क्योंकि अगर गद्दारी करना छोड़ देगा उसको फंडिंग बंद हो जाएगी। जिसको जासूसी करने के लिए फंडिंग आ रही है वो जासूसी करेगा, नहीं तो अगर नहीं करेगा उसको फंडिंग नहीं होगी। जिसको मक्कारी करने के लिए फंडिंग आ रही है वो मक्कारी करेगा, क्योंकि जब तक मक्कारी करेगा तब तक फंडिंग होगी। जिसको अलगाववाद फैलाने के लिए फंडिंग हो रही है, वो अगर अलगाववाद नहीं फैलाएगा तो फंडिंग नहीं होगी। जिसको माओवाद नक्सलवाद को प्रमोट करना है, अगर वो नहीं फंडिंग आ रही है, और अगर नहीं वो माओवाद नक्सलवाद को प्रमोट करेगा फंडिंग नहीं आएगी। जिसको भारत में जाति का जहर घोलने के लिए फंडिंग आ रही है, वो जहर घोलेगा, नहीं तो उसको फंडिंग बंद हो जाएगी। जिसको भाषा का जहर घोलना है, जिसको क्षेत्र का जहर घोलना है, वो जहर घोलेगा, नहीं घोलेगा तो फंडिंग आएगी। तो भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका धंधा है जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, अलगाववाद, कट्टरवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद, ये करने के लिए उनको फंडिंग आ रही है। और फंडिंग सरकार बंद नहीं कर पा रही है, वित्त मंत्रालय उसको पकड़ नहीं पा रहा है, आरबीआई उसको पकड़ नहीं पा रहा है। मेरी पीआईएल कोर्ट में चल रही है, वित्त मंत्रालय कहता है आरबीआई का काम है, आरबीआई कहता है वित्त मंत्रालय का काम है। कुल मिला के वहाँ वो ऑफिस खेला जा रहा है, परिणाम कुछ नहीं हो रहा है। और आज भी विदेशी फंडिंग बंद नहीं हुई है। और वो क्यों नहीं हुई है? क्योंकि आज भी ये 1949 का बैंकिंग एक्ट चल रहा है, इसको खत्म करके यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड आज तक लागू नहीं किया गया। आरटीजीएस, एनईएफटी और ये जो आईएमटी है इसको स्पेसिफाई नहीं किया गया कि जो विदेश से पैसा आएगा उसमें भेजने वाले का नाम होगा, भेजने वाले का पता होगा, उसका मोबाइल नंबर होगा, और वो केवल आईएमटी ही आएगा। वो सिस्टम आज भी बना नहीं है, इसलिए विदेशी फंडिंग चल रही है। और जब तक फंडिंग नहीं बंद होगी तब तक देश विरोधी गतिविधियां नहीं बंद होगी, क्योंकि यही काम करने के लिए उनको फंडिंग मिलती है।